हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाला किया, बैलेंस शीट वाला किया, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, डिविडेंड वाला कंसेप्ट, बोनस वाला कंसेप्ट, ठीक है, उतना ही है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड हुआ है तुम लोग का स्टडी मेट में, शायद तुम लोग के पास जो फिजिकल बुक है उसमें नहीं हो, राइट? तो उसमें अपने को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ चांद लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी सितारा लिमिटेड, ठीक है। चांद एंड सितारा का क्वेश्चन एक नया ऐड हुआ है। पहले आराम से क्वेश्चन देखते हैं, फिर कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाएंगे। लास्ट क्लास में हमने कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाया भी था, उसके ऊपर क्वेश्चन किया था, राइट? तो ये भी आपका कंसोलिडेटेड पीएनएल के ऊपर ही क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, नथिंग मोर देन दैट। चांद एंड सितारा सही कंपाइलर का क्वेश्चन है? नहीं नहीं, हाँ अभी हम यही कर रहे थे नंबर 10। कंपाइलर में है अपना मून और स्टार है, फिगर सेम है। हाँ स्टार्टिंग का सेम है पूरा। नंबर लॉस 10 और दिया है ना क्वेश्चन में, लॉस और इन्वेस्टमेंट ये सब। हाँ तो यही है नंबर 10। अभी हम यही कर रहे थे, हमको डाउट हो रहा था। थैंक यू। एक बार फिगर्स को भी क्रॉस चेक कर लो ना। ठीक है, होगा भी तो वो यदि सिमिलर सा भी होगा तो आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन 11 कर लेते हैं, फिर 10 आप इजीली कर पाओगे। देखो क्या बोल रहा है, चांद लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी सितारा लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। जब भी आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हो तो अपने को क्या करना है, एक दूसरे चांद और सितारा ने जो एक दूसरे से इनकम और एक्सपेंसेस किया है उसको एलिमिनेट कर देंगे, राइट? अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल का लेना देना है क्या पीएनएल से? अभी तो फिलहाल लेना देना नहीं है। फिर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री। देन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्या करते हैं पीएनएल में, चेंजेस इन इन्वेंट्री शो करते हैं। चेंजेस इन इन्वेंट्री कैसे निकालना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, राइट? तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में ही शो करेंगे, राइट? तो ये चेंजेस इन इन्वेंट्री में आ जाएगा। फिर डिविडेंड इनकम देखो 1,68,000 एंड 43,750, ये तुम्हारा डिविडेंड इनकम अदर इनकम्स में आएगा। इफ इनकम हो रहा है तो इसका मतलब कंपनीज ने अपना पैसा किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा, तभी जाके उनको डिविडेंड का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो डिविडेंड इनकम हमारा अदर इनकम हो गया। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी वाला इनकम आता है, तो ये अदर इनकम मेरा चला जाएगा, डिविडेंड इनकम अदर इनकम्स में चला जाएगा। फिर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये भी अदर इनकम में आएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंस। अब यहाँ पे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कुछ लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में भी दिखाता है और कुछ लोग इसको क्या करता है, अदर एक्सपेंसेस में भी दिखाता है। तो आप लोग आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यदि आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऐड करके दिखा रहे तो गलत नहीं होगा, ठीक है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में दिखा सकते हैं, प्रोडक्शन है। लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था पीएनएल का, वहां पे हमने इसको अदर एक्सपेंसेस में दिखाया था, बट आईसीआई के प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट ही दिखा देते हैं, उसमें अलग से ऐड कर देते हैं। अदर एक्सपेंसेस में नहीं दिखा के हम लोग इसको आईसीआई की तरीके से क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट मानेंगे। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगा, ये अदर इनकम में माइनस करके दिखाओगे। अरे भाई इनकम में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों होता है, तो जाएगा तो इनकम में ही। इन्वेस्टमेंट बेच के तुमको नुकसान हुआ तो ये कहां चला जाएगा, अदर इनकम में माइनस होगा। ये कोई एक्सपेंस नहीं है आपका, अदर इनकम से माइनस होगा। देन सेल एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम, सेल एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम कहां जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वेजेस एंड सैलरीज,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, other expenses, royalty paid, other expenses, depreciation and amortization, interest expense, अरे इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे, अदर फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, यहां तक ये तो था नॉर्मल क्लासिफिकेशन। अब पॉइंट्स देखते हैं। ऑन 1 September चांद लिमिटेड एक्वायर्ड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each फुल्ली पेड अप इन सितारा लिमिटेड, यानी 1 सितंबर X1 को खरीदा था। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात करें, कितना आ गया, टोटल 6000 शेयर्स है। यदि फेस वैल्यू 100 रुपए है एंड टोटल शेयर कैपिटल ऑफ सितारा लिमिटेड इज 6 लाख, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 6000। उसमें से कितना परचेज कर लिया, 5000। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात करें तो कितना, 83.33% किसके पास है, चांद लिमिटेड के पास, और बाकी माइनॉरिटी। लेकिन ये काम आएगा मेरे को कहां पे, बैलेंस शीट बनाने के टाइम में। यहां पे गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं चाहिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, बट ठीक है, फॉर द नॉलेज पर्पस 83.33% एक के पास है और बाकी 16.67 किसके पास है, माइनॉरिटी के पास है। क्लियर है ये। अब देखो क्या बोल रहा है, सितारा लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च X3। हमारे पास जो ये डेटा है कहां का है, 31 मार्च X4, ठीक है, और हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन है X1। पिछले साल का डिविडेंड बांटा है, द डिविडेंड वाज करेंटली अकाउंटेड फॉर बाय चांद लिमिटेड। यानी क्या बोल रहा है, सितारा लिमिटेड ने डिविडेंड दिया था 10% का और उसने करेक्टली किया है, तो कुछ करना ही नहीं है, इसका गलती किया ही नहीं। पहले तो एक बात बताओ, चांद लिमिटेड को भी डिविडेंड मिला होगा 83.33% के लिए, उसने अकाउंटिंग भी ठीक से किया, तो करना क्या है इसका, कुछ भी नहीं करना, बस ऐसी एक इंफॉर्मेशन है, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन ये बता सकते हो क्या तुम लोग कितना रुपए का डिविडेंड मिला होगा इसको, ऐसे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, चांद लिमिटेड को कितना रुपए का डिविडेंड मिला है, इतना टाइम लग रहा है। 5 लाख फेस वैल्यू का उसके पास में है, उसका 10% ही तो उसको डिविडेंड मिला होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, 83.3333% मल्टीप्लाई कर रहे हो टोटल डिविडेंड पे। अरे सितारा लिमिटेड का टोटल शेयर कैपिटल 6 लाख, उसका 10% 60,000। तुम लोग क्या कर रहे हो, 60,000 इंटू 83.33, पहला बात है 33 इंफिनिटी है, तो जब ऐसा हो तो सबसे ज्यादा लेने का 83.333333 जितना ले सकते हो कैलकुलेटर में, तो 50,000 आ जाएगा। और 50,000 ही तो होगा भाई, 5 लाख का 10%, जितना शेयर कैपिटल उसके पास है उस फेस वैल्यू पे 10% ही तो डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट ये नॉलेज पर्पस का, इसका कोई काम नहीं है। अब काम है, चांद लिमिटेड सोल्ड goods of rupees 1,75,000 to Sitara Limited at a profit of 20% on sales, at a profit of 20% of selling price. Inventory of Sitara Limited includes goods of 70,000 received from चांद लिमिटेड। अब चांद ने सितारा को बेचा था, तो चांद की सेल्स में से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा इंटर कंपनी सेल्स बोल के, तो यानी 1,75,000, 1,75,000 यहां से माइनस होगा, तो ये सेल्स ही तो है। जब तुम दोनों कंपनी की सेल्स को ऐड करके दिखाओगे तो उसमें से इंटर कंपनी सेल्स माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये। तो इफ 1,75,000 सेल्स से माइनस होगा तो इसके परचेजेस से भी तो माइनस होगा, राइट। तो परचेजेस किसका, चांद लिमिटेड का परचेजेस से माइनस होगा। तो चांद लिमिटेड का परचेजेस है कितना,
सॉरी सितारा लिमिटेड का परचेजेस से माइनस होगा, ये है मटेरियल कंज्यूम जो दिख रहा होगा यही होगा ना, इसी में तो परचेज है मटेरियल कंज्यूम में, तो यहां से 1,75,000 माइनस होगा। समझ में आया? अरे भाई एक के लिए सेल्स है तो एक के लिए परचेज भी तो है, दोनों का कैंसिल हो जाएगा। आगे जाके क्या बोला, इन्वेंट्री ऑफ सितारा लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 70,000 रिसीव फ्रॉम चांद लिमिटेड। ये तो इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस पे है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। 70,000 पे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना, 11,066 अबे डूब मरो, 70,000 सेलिंग प्राइस है, जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स ही है 20%, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है 70,000 का 20% 14,000, हाउ कम 11,000 समथिंग? अरे जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स है, वैल्यू भी तुम्हारे पास सेल्स का ही तो है। अरे हाँ तो ये भी तो 70,000 सेल्स पे ही है, तो क्या हो जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट कितना, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टॉक में से 14,000 कम हो जाएगा सितारा लिमिटेड का। फिर सेकंड इफेक्ट, वो पीएल है कहाँ, बैलेंस शीट में जाएगा भाई, लास्ट क्लास में बताया था अनरियलाइज प्रॉफिट का पीएल मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर पीएल आता है उसमें से माइनस होगा, तो यहां पे इसका एक ही इफेक्ट रहेगा, बाकी सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा, और यहां हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ सितारा लिमिटेड इंक्लूड 21,250 पेड टू चांद लिमिटेड इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन। तो सितारा लिमिटेड का 21,250 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 21,250 यहां से माइनस होगा, तो यही चीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम में काउंट कर रखा होगा उसने 21,250, ठीक है? तो 21,250 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इसके लिए तो ये नॉर्मल इनकम हुआ ना, नॉन ऑपरेटिंग नहीं हुआ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, तो चांद लिमिटेड का नॉर्मल इनकम में से माइनस होगा 21,250, यानी माइनस 21,250 यहां से माइनस होगा, ये उसके लिए ऑपरेटिंग इनकम होगा चांद लिमिटेड के लिए। इफ सितारा लिमिटेड के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है तो चांद लिमिटेड के लिए नॉर्मल ऑपरेटिंग इनकम हुआ। उसके बाद बोला जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ चांद लिमिटेड इंक्लूड 28,000 पेड टू सितारा एज कंसल्टेंसी फीस, सेम कहानी, तो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन से 28,000 माइनस कर देंगे यहां से, और यहां पे भी माइनस होगा इनकम में से। अरे चांद लिमिटेड का एक्सपेंसेस कम होगा और सितारा लिमिटेड का एक्सपेंसेस कम होगा और चांद लिमिटेड का इनकम में से कम होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। देन सितारा लिमिटेड यूज सम रिसोर्सेज ऑफ चांद लिमिटेड एंड सितारा लिमिटेड पेड 5,000 टू चांद लिमिटेड एज रॉयल्टी, तो रॉयल्टी पेड था ना एक, वहां पे 5,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वेयर एज ये इसका इनकम से माइनस हो जाएगा। अरे एक के लिए एक्सपेंस है तो दूसरे के लिए इनकम होगा, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन बोल के ये कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इट, बस इतना सा ही तो है। जितना भी ट्रांजैक्शन करता है हम लोग को माइनस कर देना। हाँ और देखो नीचे लिख दिया कंसल्टेंसी फीस, रॉयल्टी एंड ब्रोकरेज इज टू बी कंसिडर्ड एज, इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमने माइनस किया। क्लियर है? बाकी नॉर्मल पीएनएल बनाना एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। चलो फटाफट ड्राफ्ट करो। पूरा सेम ही था, बस जीरोस का अंतर है, ओह अमाउंट भी सेम है। तो ये सब हम आधा किया था, पर पहले वाला हम ये कर लेते हैं कंप्लीट। कौन सा? अभी पहले साथ में ये कर लो ना, फिर उसको खत्म करते रहना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11,
consolidated statement of profit and loss of Chand Limited and its subsidiary Sitara Limited for the year ended 31st March X4 पहले फेस बना लेंगे और बाद में नोट्स particulars note amount पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दूसरा अदर इनकम ये आ जाएगा टोटल इनकम और expenses cost of material consumed परचेज अलग से दिया हुआ नहीं है changes in inventories of finished goods employee benefit expenses finance cost depreciation and amortization then other expenses. We will have total expense profit before tax 3 minus 4 वो आ जाएगा अब पहले वैल्यूज बताओ मेरे को जो हमने चेंजेस किया था RF होगा 50,00,000 3,250 ठीक है अब देखो आरएफओ के लिए क्या क्या किया आपने 33,25,000 plus 19,07,500 minus 1,75,000 minus 21,250 minus 28 minus 5,000 तो 50,03,250 इन सबको तो करना था जो हमने समझा था तो यहाँ फेस में आ जाएगा 50,03,250 फिर अदर इनकम के लिए हमारे पास दो आइटम है एक है 35,000 प्लस 10,500 और एक है डिविडेंड इनकम 1,68,000 प्लस 43,750 अब इसमें से क्या करना है माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 26,250 तो आ रहा है
और क्या था? हाँ तो वो तो माइनस होगा ही, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो तो अदर इनकम में नेगेटिव करके आएगा। तुम्हारे पास में देखो पहले डिविडेंड इनकम है 168 एंड 43 750, ये डिविडेंड इनकम हो गया, राइट। उसके बाद में तुम्हारा नेक्स्ट आइटम है अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें 35,000 एंड 10,500, राइट। अब यहाँ पे इस डिविडेंड इनकम में यहाँ पॉइंट देखना, कुछ गड़बड़ है क्या? Tara Limited paid a dividend of 10%. The dividend was correctly accounted for by Chand Limited. तो जब सितारा लिमिटेड ने पे किया, क्यों नहीं किया? होगा डिविडेंड इनकम इंक्लूड, अच्छा ओके, 31 मार्च 2023 मतलब X3 सितारा लिमिटेड पेड अ डिविडेंड फॉर द ईयर, इस साल हमें पे किया है, राइट। बट वो करंट ईयर का इनकम थोड़ी ना, वो तो पिछला साल का इनकम में काउंट कर लिया, इन्होंने बोला है द डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटेड फॉर बाय चांद लिमिटेड, तो इसका मतलब क्या करंट ईयर में इसको काउंट ही नहीं करना था। हमारे पास नंबर 10 क्या था, पेज नंबर, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे 50,000 तो काउंट करना ही नहीं, लोग जो ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड इनकम है वो नहीं काउंट किया। क्या चीज? ट्रायल बैलेंस का जो डिविडेंड इनकम है वो काउंट नहीं किया किया है ना? अरे वो तो किया है, सिर्फ जो सितारा लिमिटेड से जो मिला है ना चांद लिमिटेड को, चांद लिमिटेड के पास सितारा लिमिटेड का कितना है, 5,000 शेयर्स, उसका टोटल फेस वैल्यू पे 50,000 का डिविडेंड मिल रहा है ना, वो 50,000 डिविडेंड इज ट्रीटेड एज, कुछ तो गड़बड़ी किया इन लोग। नहीं, इन लोग ने लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसमें ले लिया है। वो तो इसमें ही आएगा, वो तो इसी में आएगा, अदर इनकम में ही, वो तो हमने लिखा भी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्ट, जब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम है तो लॉस भी अदर इनकम में नेगेटिव करके आएगा, माइनस करके, वो सब करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिविडेंड इनकम है ना 168 प्लस 43 750, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये डिविडेंड इनकम 50,000 का तो इसको अपनी कंपनी से ही मिला है ना, तो एक दूसरे का कंपनी से जो इनकम मिला हुआ होता है और एक्सपेंस है वो तो हम एलिमिनेट करते हैं। तो चांद लिमिटेड क्या करेगा, 50,000 का डिविडेंड इस टोटल डिविडेंड इनकम से हटाएगा ना। अरे म्यूचुअल अर्निंग्स हो गया, ये तो खुद की कंपनी से ही कमाया उसने, तो वो इनकम थोड़ी ना हुआ, तो हमारा कितना आ जाएगा 168 प्लस 43 750 माइनस 50,000 माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 26,250 प्लस अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम 35,000 एंड 10,500, 1,81,000। तो आपका टोटल इनकम 51,84,250, that's your total income, 51,84,250, क्लियर है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में मैंने बोला प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी उसी में ले लेना, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में एक तो आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम 13,93,000 प्लस 472,500
माइनस म्यूचुअल परचेज 1,75,000। क्लियर है? रॉ मटेरियल कंज्यूम में 13,93,000 प्लस 472,500, उसमें से म्यूचुअल परचेज 175 माइनस हो जाएगा। देन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस था 3,15,000 एंड 1,40,000, वो इसी में दिखा देंगे, आईसीआई इधर ही दिखाता है। 3,15,000 प्लस 140, तो टोटल आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 21,45,500। ये सब चीज नोट्स में दिखा देंगे हम। तो प्रोडक्शन वाला अदर एक्सपेंसेस में भी तो दिखा ही सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं, बट आईसीआई ने 2-3 क्वेश्चन में इसको वहीं पे काउंट किया, तो अपन भी वहीं पे दिखाएंगे उसको। वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये उससे मैटर नहीं करता प्रोडक्शन, वहां हम रॉ मटेरियल कंज्यूम की बातें करते हैं, मटेरियल कंज्यूम में वहां कभी प्रोडक्शन का खर्चा नहीं आता है। प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारा कुछ हो सकता है प्रोडक्शन का खर्चा, तो फिर कैसे करेगा? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में तो एम्प्लॉय वाला भी होगा, बहुत सारे कहानी होगी। हम लोग ठीक है प्रेजेंटेशन के लिए उसको वहां काउंट कर रहे हैं, जैसा स्टडी मेट कर रहे हैं एक बार, अपन भी वैसे ही करेंगे। अब चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे। चीज नेगेटिव में 4,98,750। यस, क्योंकि एक अनरियलाइज प्रॉफिट पहले हटेगा ना। अरे सितारा लिमिटेड का टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 376,250, उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट 14,000 का माइनस कर दो तो कितना बचेगा? ये 362,250। समझ में आया? तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना है। फोर 98,750 माइनस में देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तो जस्ट ऐड करना है। उसमें तो कोई पॉइंट भी नहीं था। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना आएगा? वेजेस एंड सैलरीज को ऐड ही तो करना है सिर्फ। 13,30,000 प्लस 2,45,000, 15,75,000। फाइनेंस कॉस्ट भी ऐड कर दो। $22,750, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड हो जाएगा 45,500। अदर एक्सपेंसेस में माइनस भी करनी पड़ेगी चीजें। जो चीज एक कंपनी के लिए इनकम है दूसरे कंपनी के लिए एक्सपेंस भी है, तो वो सारी चीजें माइनस करके बताओ अदर एक्सपेंसेस।
830 838 250 कैसे? चलो आओ देखते हैं। अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहले तुम्हारे पास था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 332 500 प्लस 157 500, जिसमें से 21 250 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद है तुम्हारे पास जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 280 प्लस 122 500 माइनस 28,000, रॉयल्टी पूरा चला गया, तो और कुछ बचा ही नहीं। 843 250 हम 5,000 आके तो माइनस कर दिया था 843 250, तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा अपना 41,33,250, 10,51,000 is my profit before tax. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो वही था, दोनों को प्लस करके प्रोडक्शन एक्सपेंस माइनस करना था। प्रोडक्शन इसमें प्लस करो That's the face of statement of P&L. इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। Normal notes to accounts. Revenue from operations, sales and other operating revenues चांद लिमिटेड का 33,25,000, सितारा लिमिटेड 19,07,500, minus intercompany sales 1,75,000, consultancy fees 28,000, royalty 5,000,
brokerage 21,250, 50,03,250. आई होप क्लियर है. ठीक है. देन अदर इनकम. अदर इनकम में एक है डिविडेंड इनकम. चांद लिमिटेड, सितारा लिमिटेड, और कौन सा इनकम था? अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम. चांद लिमिटेड, सितारा लिमिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सितारा लिमिटेड, माइनस dividend received from Sitara Limited 50,000. वो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट चांद का है. चांद का है ना? जो चांद का है क्या? ऐसे करके बाकी नोट्स बनाना है.
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चांद सितारा, माइनस इंटरकंपनी परचेज, cost of material consumed, इसके बाद इसके बाद तो आपके प्रैक्टिस सेशंस, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, बाकी सारा तो बस एडिट करके दिखाना है, अदर एक्सपेंसेस में माइनस कर देना, और अदर एक्सपेंसेस में जो एक्सपेंसेस सितारा ने इनकर किए हैं वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि चांद के लिए इनकम है तो सितारा के लिए एक्सपेंस वो अदर एक्सपेंसेस में माइनस हो जाएंगे। जैसे आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चांद लिमिटेड का माइनस किया था, वैसे ही एक्सपेंसेस में माइनस होंगे। तो वो जो एक्सपेंसेस पर्टिकुलर हेड के नीचे से माइनस हो जाएगा ना। हाँ, सिंपल ही था। P&L कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ कुछ चीजें बस ध्यान रखना। जैसे अनरियलाइज प्रॉफिट, उसका सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट स्टॉक में इंपैक्ट होगा, जो सेकंड इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो P&L में दोनों इफेक्ट करने की कोशिश मत करना। क्या डाउट है? सीधी सारी क्या तो वो पिछले वाले अमाउंट्स को भी पकड़ेंगे ना, मतलब? जैसे जो जो हम लोग प्रीवियस ईयर को कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं। हाँ, होल्डिंग कंपनी का तो लेंगे ही, सब्सिडियरी का नहीं लेंगे, वो तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से नेटवर्थ में काउंट हो गया। नेटवर्थ में काउंट होकर हमने इन्वेस्टमेंट के साथ सेट ऑफ करके हमने क्या ले लिया, गुडविल या कैपिटल रिजर्व ले लिया ना, तो होल्डिंग वाला पार्ट तो वहां चला गया, और माइनॉरिटी का तो पूरा ही लेते हैं, माइनॉरिटी का तो पुराना भी ले रहे हैं, नया भी ले रहे हैं। और रीवैल्यूएशन रिजर्व भी तो आएगा ना कंसोलिडेटेड आरएनएस में, नहीं आएगा? सिर्फ आपका माइनॉरिटी के अंदर ऐड हो जाएगा। इसमें क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व नेटवर्थ में काउंट हो गया, हाँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ सेट ऑफ हो गया ना। रीवैल्यूएशन रिजर्व का 80% तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ सेट ऑफ हो गया, हाँ। और 20% माइनॉरिटी में ऐड हो जाएगा, तो अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा ही नहीं अच्छा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बस इसी का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आयो? नंबर 1 कर रहा था कंपैरेटर का, हम्म उसी का रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे, बाकी सब बन गया।
वही यही समझ में नहीं आ रहा। अब क्लियर है, बनेगा? हाँ हम बन जाएगा, कोशिश करेगा बन जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था तो, वही मेरा क्योंकि अब ज्यादा आप यदि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखोगे तो सब सिमिलर है पॉइंट्स, नथिंग न्यू यू विल फाइंड। यही पॉइंट्स आपको बार बार दिखेंगे। यदि कोई नंबर 2 बनाया है पीएनएल हाँ बनाया है। तो इस तरीके से बना होगा, एक बार चेक कर लो। कंपाइलर क्वेश्चन 2 मैंने आपको होमवर्क दिया था, इफ आपने प्रिपेयर किया है तो इट हैज टू बी लाइक दिस। रुपीज इन लैक्स था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8797, चेंजेस इन इन्वेंट्री माइनस में आएगा, वहां पे टैक्स एक्सपेंसेस था तो वो भी माइनस होगा। हाँ Then normal notes to account। पीएनएल का तो क्वेश्चंस कंपेयर कर लो, एक ही घिसे पीटे पॉइंट है जो बार बार आते हैं एग्जाम में। जो ब्लंडर होता है वो चेंजेस इन इन्वेंट्री वाला में ब्लंडर हो जाता है छोटा सा हड़बड़ी में, और फिर अनरियलाइज प्रॉफिट वाला आप स्टॉक से तो हटाते हो, फिर पता नहीं पीएनएल में कहाँ अदर एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर देते हो उसको। डुअल इफेक्ट आप पीएनएल में करने के सोचते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट डुअल होता है माना, लेकिन पीएनएल में वो जरूरी थोड़ी ना है पीएनएल प्लस बैलेंस शीट होगा ना, वो उसको डुअल इफेक्ट बोलते हैं। कंपाइलर नंबर 2 आई डोंट थिंक सो इशू है, एक बार चेक कर लेना प्रेजेंटेशन और एवरीथिंग। नंबर 6 किया हमने क्या? देखना पड़ेगा आइडिया। फोर किया था ना तुम? हाँ 4 मैच कर लो एक बार। फोर्थ एकदम सेम था जो आप कल करवाया था। रीस्टेटेड बैलेंस शीट जो किया था हमने, हाँ एज इट इज वही था। 4 मैच कर लो, वहां आप रेफरेंस लिख भी सकते हैं। रीस्टेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन किया था ना बी लिमिटेड का, क्या था वो नंबर स्टडी मेट का? 14 इलस्ट्रेशन 16 था। 16 तो वहां लिखो क्वेश्चन बैंक में आप लोग कंपाइलर में सेम एज इलस्ट्रेशन 16। जब आप फर्स्ट रहे हो तो आप जाके क्रॉस रेफरेंस देखोगे ना कि सेम लैंग्वेज में आपने क्या किया था, तब जाके सॉल्व होगा वो। वहां पे भी तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एक पॉइंट था कि कंपनी 1% से बनाता है लेकिन होल्डिंग कंपनी नहीं बनाता है, यहाँ पे 2% का पॉइंट था। तो मैच कर लो कि आपका यही आ रहा है क्या। आज और सम तो नहीं होगा, अब तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही हैं। एक बार नंबर 6 आप करवा सकते हैं क्या? देख लेते 6 है या नहीं है मेरे पास। 8 है। इफ आपको चाहिएगा तो कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8 8 भी हम कर ले, एक बार निकाल ले, चेक कर ले। एट मैच कर लो जिसका हो गया। मेरे तो दिया है। ये वाला पार्ट ध्यान रखना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये करना उसमें क्या क्या मांगा था? सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही दिखा हुआ था।
स्टेटमेंट ऑफ ईयर। ठीक है। तो फिर बना दे कि नहीं वो? वो लर्निंग पर्पस के लिए था। कल को मांगता तो आप क्या करते? हम फोटो खींचते एक क्वेश्चन बेसिकली जो भी एडजस्टमेंट है जो हमने पीएनएल में नहीं किया उसको बस करके बस हाँ। बैलेंस शीट में हमने हाँ। पीएनएल का एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, करो, दिक्कत आएगा तो मैं हूं ही ना। ठीक है। ये मून और स्टार था ना? हाँ यही एकदम सेम है ये। कंपाइलर क्वेश्चन 10। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 तो अपन ने कर लिया था। हाँ। सिक्स पूछ रहा था ना तुम? हाँ 6 का वर्किंग से मैंने किया था। ठीक है, तुमको हम फिर से सिखा देता है ये। हाँ। ठीक है। प्री एक्विजिशन का सर, क्योंकि वो उसके जितने भी थे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स जो भी थे उन सबका हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के साथ सेटअप करके कैपिटल रिजर्व निकाल चुके हैं। यस। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग पहले ही ले चुके हैं, इसीलिए अब से पोस्ट वाले का लेंगे। पोस्ट वाले में से अगर जो भी एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर देंगे। उसका डेट से कोई इशू नहीं होगा ना, अगर वो वीक ऑफ द डे में भी अगर रहता है एक्विजिशन। क्या चीज? जैसे जैसे ईयर का स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर वहां पे एक्विजिशन नहीं करता है, जैसे मिड में करता है, तो उससे कोई फर्क पड़ता है ना। कुछ प्रॉफिट आपका प्री एक्विजिशन पीरियड में चला जाएगा वो, और कुछ पोस्ट में जाएगा। जो पोस्ट वाला पीरियड है वो उससे जो हिस्सा मिलेगा होल्डिंग को, वो उसके लिए रेवेन्यू प्रॉफिट है, बाकी तो नेटवर्थ में काउंट हो जाएगा। हाँ देखो, आओ ना एक बार, कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 6 वही है जो चीज आपने पूछा है। ठीक है, कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 6 का वर्किंग समझ जाओगे तो बाकी सारा चीज बन जाएगा। आओ देखो साथ में करते हैं। देखो 6 में क्या लिखा है? एच लिमिटेड एक्वायर्ड 64,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each in S Limited on 1st of October 2019
यानी 64,000 शेयर्स। क्या कंपनी ने एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करो, सब्सिडियरी कंपनी ने कोई भी बोनस दिया है क्या? हाँ, नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से समझना, हमारे पास जो बैलेंस शीट है वो कौन सी डेट का है? 31 मार्च 2020। ठीक है, भाई टाइम ग्राफ बनाना इस टाइप के क्वेश्चन में तब इजीली समझ में आएगा। ये सिचुएशन है, राइट? अब क्या बोल रहा है? 1 अक्टूबर 19, दिस इज डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट? तब यदि ये मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है तो मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। एक कंपनी है एच लिमिटेड, एस लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने हैं? 80,000 शेयर्स है, जिसमें से 64,000 हमने खरीद लिए। तो एच लिमिटेड के पास कितना हो गया? 80%। ये क्लियर है? 64,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100। तो माइनॉरिटी के पास कितना? 20%। 20%, right? Now question is saying something कि हमें नेटवर्थ चाहिए on 1 October, right? We have a value of share capital 8 lakh at the year end. Equity share capital 8 lakh. We have a general reserve of subsidiary company, पूरा subsidiary company का ही बना रहे हम, ठीक है? सब्सिडियरी कंपनी का जनरल रिजर्व 4,20,000 है जो स्टार्टिंग से था, यानी यही जनरल रिजर्व इसका यहां पे भी था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। और कोई बोनस नहीं है तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी सेम रहा होगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। क्लियर है? ईयर एंड में पीएनएल का वैल्यू है 1,20,000। ईयर एंड में पीएनएल का वैल्यू है 3,28,000। 3,28,000 और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये कोई एसेट होता नहीं है। दिस शुड हैव बीन रिटर्न फ्रॉम पीएनएल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाता है, माइनस हो जाता है। कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ईयर एंड में? 20,000 नेगेटिव में। और ये स्टार्टिंग से था। हाँ, ये स्टार्टिंग से। मुझे यहाँ का पीएल नहीं पता, बट यहाँ पे एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 20,000 स्टार्टिंग से है। ठीक है? नेगेटिव का क्या मतलब होता है? मतलब तुम रिजर्व एसेट में नहीं दिखा के इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस करके दिखाता है। इट इज अ फिक्टिशियस एसेट जो तुम्हारा प्रॉफिट से ही माइनस होगा। किधर? प्रिलिमिनरी तो 20,000 ही है, एक 20 का है। यहां तक तो अभी तक ठीक है। अब एडजस्टमेंट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोड अ क्रेडिट ऑफ ₹1,20,000 ऑन 1 अप्रैल 19। 1,20,000 का पीएनएल वैल्यू है। यहां तक ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एस लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 10% आउट ऑफ द सेम मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा एस लिमिटेड ने ऑन 1 नवंबर फॉर द ईयर 18-19। द डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटेड बाय एच लिमिटेड। अकाउंटिंग करने में गलती नहीं हुआ, बट हमें तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ जानना है। तो एस लिमिटेड ने डिविडेंड बांटा कितना रुपए का?
80,000। टोटल शेयर कैपिटल 8 लाख है तो उसका 10% 80,000। वो 80,000 इसने यहां से बांटा 1/20 में से, तो -80,000 तो डिविडेंड का ही चला गया। ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? और डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को भी मिला, माइनॉरिटी को भी मिला, उसका अकाउंटिंग उन्होंने ठीक से किया है। होल्डिंग ने क्या किया होगा, अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम कर दिया होगा, क्योंकि इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट आउट गिवन आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या बोल रहा है। द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड विच स्टूड एट 6 लाख ऑन 1 अप्रैल considered worth 5,20,000 on the date of acquisition. Depreciation at the rate 10%. साल के शुरू में 6 लाख का था प्लांट एंड मशीनरी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर एंड में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है? 540 दिया हुआ बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट में देखो बाबा, 5,40,000 ये है, यानी 10% डेप्रिशिएट तो हो ही चुका है ये। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वैल्यूज चेंज हुआ है। तो एक बात समझो, अब मुझे सबसे पहले निकालना है डेट ऑफ एक्विजिशन की कहानी। उस दिन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लेंगे? 8 लाख, क्योंकि नेटवर्थ जानना है ना। उस दिन जनरल रिजर्व कितना लेंगे? 4,20,000, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, राइट। देन पीएनएल वैल्यू कितना लेंगे? अब पीएनएल में देखो कहानी क्या है, 1/20 था, 80,000 तो डिविडेंड में बांट दिया, बचा 40,000। लेकिन 40,000 से ईयर एंड में पीएनएल का वैल्यू कितना है? 3,28,000 है ना। तो प्रॉफिट अर्न भी तो किया होगा आपने 2,88,000, और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो इवनली। अरे पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया? समझ में आया? 2,88,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया है। ये क्लियर है? क्योंकि आपका पीएनएल का वैल्यू यदि 40,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला बचा है, उससे ईयर एंड में 328 तक जा रहे हो, मतलब 288 करंट ईयर का प्रॉफिट, उसमें से 6 मंथ्स अलग कर दो, यानी यहां से यहां और यहां से यहां एक प्रॉफिट होगा। ये 144 इधर, ये 144 इधर। तो पीएनएल का वैल्यू कितना बच जाएगा? 1,84,000। क्लियर है? अरे 184। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव करके काउंट होगा। क्लियर है? अब प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख का था ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन? लिसन टू माय क्वेश्चन केयरफुली। प्लांट एंड मशीनरी स्टार्टिंग में 6 लाख था। On the date of acquisition, what is the value of plant and machinery after depreciation? 570. 570। हाँ ठीक है। 6 लाख का 10% 60,000 होता है पूरा साल का, तो हम तो पहले 6 महीना का डेप्रिसिएशन करेंगे, दैट इज 30,000, तो 5,70,000। लेकिन हमने उसको रीवैल्यू कितना कर लिया? 520. ये 570 तो क्या है? बुक वैल्यू, बट हमने कितने पे रीवैल्यू किया उसको? 520 पे। 5,20,000 पे। ये मार्केट वैल्यू क्या हो गया? 570 का चीज 520, यानी रीवैल्यूएशन रिजर्व नेगेटिव। रीवैल्यूएशन रिजर्व पहले से था क्या? तो नेगेटिव जा ही नहीं सकता, मतलब कहां से जा रहा होगा? ये पीएनएल से। बट ठीक है, नेटवर्थ के लिए आप ऐसे यहां लिख सकते हो, नहीं तो यहां माइनस कर देते, काम करते हैं प्रॉफिट से, -50,000। समझ में आया? ये क्या चीज का है? रीवैल्यूएशन का। क्लियर है?
तो खत्म, अब नेटवर्थ निकल जाएगा। शेयर कैपिटल 8 लाख, जनरल रिजर्व 4,20,000, पीएनएल 120 था, 80,000 का डिविडेंड, 1,44,000 का प्रॉफिट, माइनस 50,000 और माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यहीं से माइनस करके दिखा दो। तो कितना आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है पॉजिटिव, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव। ठीक है, पीएनएल आ गया, बस हो गया। तो नेटवर्थ कितना? 13,34,000। हाँ ये क्लियर है? अब इफ नेटवर्थ पता है तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लें। पहले नेट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल प्रॉफिट को तो करेक्टली अकाउंटिंग कर रखा है उन्होंने। हम लोग को 20,000 उसका वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हटा दिए। हाँ, जो इसका ग्रॉस बुक्स में दे रखा है वही उसका नेट इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 12,27,200। नेट इन्वेस्टमेंट 12,27,200 का कर रखा है हमने, माइनस, अरे डिविडेंड विविडेंड सब होने के बाद है ये। डिविडेंड में कोई गलती नहीं किया है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है अकाउंटिंग करेक्टली किया हुआ है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। माइनस शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, $10,67,200। 1,59,800। 1,60,000। क्लियर है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल? गुडविल निकल गया। अब क्या चाहिए? माइनॉरिटी। निकालो माइनॉरिटी। शेयर कैपिटल मिलेगा 8 लाख का 20%, 1,60,000। ठीक है, ईयर एंड में जनरल रिजर्व का जो वैल्यू है उसका 20%, 4,20,000 का 20%, 84,000। ईयर एंड में पीएनएल का वैल्यू, पीएनएल का वैल्यू कितना है? 328। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी तो होगा,
ईयर एंड में जो ये पीएनएल दिया हुआ है, ईयर एंड में जो ये पीएनएल दिया हुआ है, अब ये जब पीएनएल हमने निकाला होगा तो इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके निकाला है हमने। फॉर द लास्ट 6 मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है? 30,000। बट हमें डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करना था? 5,20,000 पे 6 मंथ्स के लिए चार्ज करना था ना, यानी 26,000 चार्ज करना था। इसका मतलब 4,000 एक्सेस चार्ज कर रखा है, तो एक्सेस वापस प्रॉफिट में ऐड बैक हो जाएगा ना। जैसे शॉर्ट डेप्रिसिएशन माइनस होता है वैसे एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होगा? ऐड बैक हो जाएगा। तो आपका 328 जो दिखाई दे रहा है वो कितना बन जाएगा? प्लस 4,000, 3,32,000, उसका 20% मिलेगा ना उसको। क्लियर है? अरे बाबा कोई दिक्कत है क्या? और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी था क्या? उसको हटा दो। 328 प्लस 4,000 माइनस 20,000, 3,12,000 का 20%, 62,400, 160, 84,000। और कोई छूट रहा है क्या? अच्छा, इस प्रॉफिट में ये 50,000 का इफेक्ट भी तो नहीं हुआ हुआ। ईयर एंड में जो रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस किया था आपने, वो भी तो माइनस होगा। आपका जो पीएनएल वैल्यू है सब्सिडियरी कंपनी का 3,28,000, इसमें क्या क्या इफेक्ट नहीं हुआ हुआ? ईयर एंड में जो पीएनएल वैल्यू है इसमें ना तो आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया ना ही ये किया। 50,000 हट जाएगा ना वहां से, तो तुम्हारा 328 माइनस 50 प्लस 4,000, 282 बचेगा। उसमें से फिर वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जाएगा हटा दी। 28 क्या चीज? फिर 20,000 हो भी जाएगा ना प्री एक्सपेंसेस। वो तो कर ही जाता पहले। क्या है 20,000 माइनस तो 262 आएगा ना। अरे पीएनएल का समझने लायक है बाबा। ईयर एंड में आपके पास पीएनएल, फिर पीएनएल में बहुत सारा चीजें बदला है। इस डेट में कुछ और कहानी हो गया था पीएनएल का, यहां से यहां आप इस वैल्यू तक पहुंच रहे हैं, तो आपका ये प्रॉफिट कुछ और था ना। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में पूरा पीएनएल पे ही सारा पंगा था और कुछ नहीं था। पहले यहां तक हो गया तो देखो, उतारा ना तुम लोग साथ साथ में या नहीं उतारा? टिया तुम कुछ भी नहीं उतारा, क्यों? हाँ, किया ही नहीं है कुछ भी, ऐसे क्यों बाबा? साथ साथ में करने से कुछ तो दिमाग में जाएगा, फिर कब उतारोगी बोलो? तो क्या क्या किया माइनॉरिटी के लिए? शेयर कैपिटल 160, जनरल जनरल रिजर्व 84 और पीएनएल का 52,400। 52,400। ये 52,400 कैसे निकाला? माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देखो 328 का वैल्यू है ईयर एंड में, उसमें से 20,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गया, एक्सेस डेप्रिसिएशन 4,000 एड बैक हो जाएगा वो तो, प्लस 4,000, और रिवैल्यूएशन 50,000। 50,000 वो चला गया, इसका 20%। यस, ये 50,000 तो इसलिए है ना, हम ज्यादा पे लगा 6 लाख पे ज्यादा पे लगा। क्यों? 50,000 करंट ईयर के प्रॉफिट को भी तो इम्पैक्ट कर रहा होगा ना। माइनॉरिटी के लिए तो ना तो प्री होता है ना पोस्ट होता है, कुछ नहीं होता है, तो उसका तो टोटल वैल्यू पे आएगा। तो ये आ गया माइनॉरिटी कितना? 296,400।
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से गुडविल आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, देन और क्या चाहिए? कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें पहले एच लिमिटेड का खुद की चीजें आएगी। एच लिमिटेड का खुद का जनरल रिजर्व और पीएनएल 960 एस लिमिटेड का करंट ईयर तो कोई जनरल रिजर्व में कुछ आया ही नहीं है, वो स्टार्टिंग से के लास्ट तक सेम है। पीएनएल उसका खुद का कितना है? 228,800 प्लस शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, ये निकाल। अलग अलग लिख सकते हैं ना, जनरल रिजर्व और पीएनएल की अलग, मतलब वर्किंग। हाँ, लेकिन जनरल रिजर्व में तो कुछ डाला ही नहीं ना एस लिमिटेड का, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम ही था। कुछ डालते तब वो जनरल रिजर्व का जनरल रिजर्व में जाता और पीएनएल का पीएनएल में जाता। जनरल रिजर्व तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एस लिमिटेड का सेम ही है। तो एक्विजिशन के बाद हमने ऐसा कोई पैसा ही नहीं कमाया जो हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, वो पूरा पीएनएल में ही है। तो एक्विजिशन के बाद जो मेरा प्रॉफिट है उसका मुझे रेवेन्यू का हिस्सा इधर मिलेगा ना एक्स लिमिटेड को, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन दोनों का रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग करते हैं माइनॉरिटी को। तो शेयर कैपिटल का तो पोर्शन चला गया, ठीक है। जनरल रिजर्व हम लोग का प्री और पोस्ट में सेम ही था, ऐसा कुछ उसमें ऐड हुआ नहीं। हाँ, उसका भी वही चला गया, वो भी ठीक है। पर पीएल में हम लोग फिर वो जो प्री में जो पीएल था हम लोग का, उसका भी तो हिस्सा देना पड़ेगा ना। सब कुछ ही तो आ गया 328 में, तो तुमने प्री पोस्ट सब कुछ ही लिया, ईयर एंड का वैल्यू लिया है ना। सेपरेट करके दे दें हाँ कि मतलब उसका पहले निकाल दिया कि पोस्ट में कितना हुआ, फिर उस पे ऐड करके हाँ हाँ हाँ, या फिर सीधा एंड वाला फिगर पकड़े, माइनॉरिटी के लिए सीधा एंड वाला पकड़ो और दे दो, क्योंकि उसके लिए प्री और पोस्ट कुछ होता ही नहीं है। बट यहाँ पे अपन को जब दे रहा है ना होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो यहाँ से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 80% आएगा, क्योंकि प्री वाला हम लोग खरीदते वक्त हिसाब हाँ हिसाब कर दिया था, तो वही तो निकालना है। जितना भी आ रहा है मैंने निकाला नहीं, कैलकुलेट नहीं किया, तुम लोग ही बताओगे। अरे बाबा 1,44,000 का प्रॉफिट कमाया था नेक्स्ट 6 मंथ्स में। अरे यही तो उसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है जो हमने अलग अलग किया था। अरे ये देखो ना, यहाँ किया था ना तुम लोगों ने, ये क्लियर है। अब उसमें से क्या क्या एडजस्टमेंट करना है अपन को? प्लस डेप्रिसिएशन एडबैक हो जाएगा, एक्सेस चार्ज कर रखा था, तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट में आ गया। इसका क्या मिलेगा? 80%। 1,18,400। कितना आ गया टोटल? तो इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये सब क्यों नहीं आ रहा? क्या Separate चीज? क्यों नहीं हुआ? वो तो अलग से दिखता ही रहेगा कंसोलिडेटेड में, माइनॉरिटी को अलग कर दिया, बाकी कंसोलिडेशन में तो प्योरली दिखेगा वो। अरे तुम चाहते हो तो माइनस कर दो यहाँ पे उसका हिस्सा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप बोलेंगे अलग से दिखा देगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 तुमने पूरा माइनस करके ही तो नेटवर्थ ऑफ द कंपनी निकाला था, तो दो बार क्यों माइनस करेंगे? नेटवर्थ निकालने के टाइम भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा 20,000 चला गया,
और अगेन ईयर एंड में थोड़ी ना 20,000 फिर से माइनस करोगे, एक बार तो हो गया ना। और नेटवर्क का इफेक्ट तो गुडविल में आएगा। नेटवर्थ का इफेक्ट चला गया कॉस्ट के साथ में, तो गुडविल में आ चुका है वो, यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का इफेक्ट हो चुका है। सिर्फ माइनॉरिटी को अलग से देना था ना, तो माइनॉरिटी का 20% तो उसको बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ रहा है? 13,07,200। दैट्स इट। अब इसकी बैलेंस शीट बनाने में आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम होना चाहिए, कि मेन पार्ट निकाल दिया। शेयर कैपिटल तो सेम ही रहेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 296,400, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस 13,07,200 हो गया। तो बचा है कि बाकी तो एडिट करके दिखाना है। म्यूचुअल ओइंग्स वगैरह कुछ है नहीं। एसेट का वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि पहले हमने 4,000 ज्यादा डेप्रिशिएट कर रखा है, तो वो ऐड हो जाएगा, और रीवैल्यू भी कम की है तो उसका इफेक्ट आएगा, बाकी कुछ रहेगा ही नहीं यहाँ पे। इसी क्वेश्चन को मुझे टी शेप में यदि मैं बना के दिखाऊं तुम लोग को, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस 13,07,200, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा अलग से 296,400, फिर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट कुछ है नहीं क्वेश्चन में। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बिल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में चला जाएगा। तो ट्रेड पे म्यूचुअल ओइंग्स कुछ कैंसिल करना नहीं है, तो ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऐड कर दो, कितना आ रहा है? बिल्स पेबल उसमें ऐड होगा ना, हाँ, वही 298,400, एंड इधर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो एक का ही था, बैंक ओवरड्राफ्ट 3 लाख रह जाएगा। 3 लाख। तो ये हो गया टोटल। अब बात करते हैं इधर नॉन करंट एसेट, जिसमें पीपीई और एक रहेगा इनटेंजिबल एसेट। गुडविल निकाला था ना, हाँ, गुडविल तो पता है मेरे को, पीपी का वैल्यू बताओ क्या दिखाओगे तुम लोग? पीपी का वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी 760 प्लस 540, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या? एक तो 50,000 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो माइनस 50,000 होगा, और प्लस 4,000 होगा क्योंकि एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है। समझ में आया? एक तो 50,000 डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और 4,000 एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, तो वो एडबैक हो जाएगा, और बाकी जैसा होल्डिंग का था वही रह जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना? 720 प्लस 760 प्लस 960 प्लस 540 माइनस 50 प्लस 29,34,000। क्लियर है? करंट एसेट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको ऐड करके बता दो। कुछ चेंजेस भी नहीं था, इन्वेंट्रीज तो सेम ही रहेगा क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट था नहीं, तो उसको ऐड करके बताओ। 6,24,000, फिर से बिल्स रिसीवेबल ऐड नहीं किया, 395,200, कैश
88,800 बन गया आपका बैलेंस शीट। $42,02,000 is the total। क्या लड़की, बैलेंस शीट अभी भी नहीं बन रहा है क्या तुमसे? हमसे हम्म, नहीं, हम लोग चेक करो सर। बन रहा है ना? हाँ। 2 दिन पहले तक तुमसे नहीं बन रहा था। नहीं, अब तो पूरा बन गया। इससे इजी चैप्टर क्या ही होगा। इसका तो सर कंपायर में क्वेश्चन भी ठीक है, मतलब इसमें तो क्या ही हाँ सच में, तो समझ तो आ रहा होते क्वेश्चन। अमेलगमेशन में लेवल थोड़ा सा इंक्रीज्ड है। सब लोग यही चूज करते हो कंसोलिडेशन अमेलगमेशन एग्जाम में। लेकिन अभी वो मेरा बच्चा तो यही करता है, हाँ, हम भी यही कंसोलिडेशन। करते हैं। लिमिटेड पॉइंट्स है, बस आपको एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए। हाँ, मेरे को इतना ही करना है। जब मैं आपको ये वापस, इसमें इतना ही एडजस्टमेंट हाँ, एक्सेस कुछ नहीं। जब भी आप खाली रहो तो जो पीडीएफ्स में आपको जो ग्रुप में दे रहा हूँ, लिखे हुए कहीं पे भी जा रहे हो, कर रहे हो, वेल रहे हो, तो उनको रिवाइज कर, तो क्या कि यूज टू हो जाओगे आप लोग, पढ़ाई से ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐसे होता है ना, बहुत बार आप जर्नी में जा रहे हो, कोई बीच में ऐसा भी नहीं होता कि नहीं जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई काम आ गया, कोई वैसा है तो जा रहे हो, तो फिर उसमें आप चलते चलते आप कुछ तो करते ही हो, फोन मचकाते हो, रील्स देखते हो, क्या क्या पीडीएफ खोला, चलो स्क्रॉल करते हैं, इसमें क्या चल रहा था, इसमें क्या क्या किया था, करते करते कम से कम 30-40% रिवाइज हो जाता है और वो टाइम यूटिलाइज हो जाता है। हर टाइम पेन पेपर नहीं चाहिए था। जब आपका कमांड आने लगे शेड्यूल 3 में, तो आप इस तरीके से भी फटाफट से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि बैलेंस शीट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा किधर आएगा किधर जाएगा। समझ में आया? नाउ इट्स योर टास्क, यू विल बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, आज और कल के सेशन में भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, डाउट रहेगा तो मैं हूँ। ठीक है, देन वी कैन स्टार्ट विद द अदर एएस वगैरह में घुस सकते हैं। यही है कंसोलिडेशन, इससे ज्यादा कंसोलिडेशन कुछ नहीं है। कंपाइलर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो तुम लोग नहीं कर सकते। नहीं करने का रीजन एक ही होगा कि जो ऑलरेडी किए क्वेश्चन है उसको देख नहीं रहे हो, क्योंकि पॉइंट, इनोवेटिव पॉइंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना, सब में रिपीटेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। रिसेंट अटेम्प्ट का जो आया था वो अपन ने कर लिया था, तो ऐसा कुछ बचा तो है नहीं मेरे हिसाब से। तो जो इसका वो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर वाला पार्ट है वो करने के बाद अपन जो इससे जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था ना, फिर वो करेंगे। सितंबर वाला तो पार्ट आप बाद में करवाएगा। पहले इतना तो कमांड लियो, के साथ में कराऊंगा तो नहीं होगा। अब इतना जितना कर रखा है, एग्जाम्शन वाला सिलेबस आपका किया हुआ है, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको रिवाइज करते हो, किस तरीके से फेथ रखते हो। जितना किया है उतना कर लिया ना, इट्स मोर देन एनफ। उसके बाहर कुछ करने का, इसी को बार बार रिवाइज करते रहो, इट्स मोर देन एनफ। नया करने से अच्छा जो किया हुआ है उसको 5 बार कर लो, आपके कंसेप्ट रिवाइज होंगे, और जितने ज्यादा कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा चांसेस हो एग्जाम में एक्यूरेसी से करने का। समझ में आया? तो इतना चीज है, और किसी का डाउट है तो पूछ लो।